हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारे ग्रामर के नए टॉपिक फ्रेमिंग क्वेश्चन या टेक क्वेश्चन के बारे में। ये जो ग्रामर का टॉपिक है ये आपके 8th क्लास से लेके और अब टू 12th स्टैंडर्ड तक यूज में लिया जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के तरीके से और डिटेल बाय डिटेल हर रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपके टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन या टेक क्वेश्चन। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन बनाना और टैग क्वेश्चन होता है कि पूछना पर्सन, यानी कि कोई सेंटेंस दे दिया गया और उसके लास्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज में लेते हैं वो टैग क्वेश्चन होता है। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में हम आगे टैग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल तो आपको समझाने के लिए यूज में लिए हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्वेश्चन जो होते हैं दो प्रकार से बनते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही आपकी 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, जैम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड वगैरह। इसके अलावा आपके जो मॉडल्स वर्ब होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह। तो यहाँ पे पहला आपका जो पैटर्न होता है, देखिए पैटर्न पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो हमारा सेंटेंस होता है यानी क्वेश्चन होते हैं वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी पैटर्न की बात करते हैं तो जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। आपके एग्जाम में ये जो आते हैं वो यस या नो करके आते हैं, तो हमें इस यस या नो को हटा दिया जाता है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में लिखा कि यस या नो वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। दूसरी बात है कि WH वर्ड का जो पैटर्न होता है तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी एटसेट्रा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिए हैं कि आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से यूज में आते हैं। देखिए जब बात करेंगे यस या नो वाले क्वेश्चन की तो आपके पास ऐसे सिंपल सेंटेंस आएगा, सिंपल या नेगेटिव कैसे भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको या तो यस वाला सेंटेंस मिलेगा या नो वाला। इन दोनों का मतलब है कि ये आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है और आपके पेपर में एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे डॉट डॉट करके और पूरी की पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ दी जाएगी। ठीक है, अब आपको यस या नो वाले में देखिए पहला रूल क्या फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले तो ये जो यस या नो दिया गया है उसको हटा दिया जाता है। अभी मैं रूल और कॉन्सेप्ट तो आपको सारे अभी डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ एग्जांपल पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन की बात करेंगे पैटर्न पे जाइए, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में 3 चीजें होती हैं आपकी, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अगर नहीं दी गई होगी हेल्पिंग वर्ब तो उस कंडीशन में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। फिलहाल यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, वॉज। तो वॉज को हम जब आगे लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल चलता है आपका कि जब भी प्रोनाउन का भी एक रूल होता है यहाँ पे कि जो आपका आई और वी होता है वो यू में चेंज हो जाता है और यू जो होता है वो आई में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, आपका यू में। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेंगे हम, वर्ब, और आई को किस में चेंज करेंगे, यू में। तो ये मैं आपको सारे अभी डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने आई को यू में चेंज किया, ये हमारा रूल है। यू के अकॉर्डिंग आपका वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब यूज में ली गई। तो वर यू प्लेइंग, बाकी आपको कोई चेंज करना नहीं होता। अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर आई, माई, बी वगैरह ये चीजें दी गई है तो उस कंडीशन में आप यूज में लेंगे। तो सिंपल सा है कि वर यू प्लेइंग फुटबॉल, यस आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, आंसर क्या दिया गया था, यस आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, हाँ मैं फुटबॉल खेल रहा था। अगर आप इस आई को चेंज नहीं करते तो देखिए आंसर क्या होता है कि यस हाँ मैं फुटबॉल खेल रहा था। क्वेश्चन क्या होता है कि वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो अपने आप ही आंसर आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। इसलिए आपका रूल फॉलो करता है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा सेंटेंस समझिए कि अगर नो दिया गया हो तो मैंने बताया कि यस या नो हो ये तो हटा देते हैं। राम इज नॉट माय ब्रदर, तो यहाँ पे आप देखिए राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई, इज। ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट ले लिया राम। यहाँ पे मैंने बताया कि सिर्फ आई वी वही होते हैं जो यू में चेंज होते हैं, यू आई में। ठीक है, इज राम। अब नेगेटिव दिया हो तो दोनों तरफ से यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। तो इज राम योर, अब यहाँ पे माई दिया गया है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, योर में। इज राम योर ब्रदर, तो सिंपल सा क्या राम तुम्हारा भाई है, तो आपने दिया नो राम इज नॉट माय ब्रदर, नहीं राम मेरा भाई नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, आपका माई चेंज हुआ और ये आपका जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है वो वर्ड यहाँ पे यूज में ले लिया। तो इस प्रकार ये से नो वाले क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैं भी एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बात आती है कि जब फ्रेमिंग क्वेश्चन एक तो रूल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आता है कि अगर WH वर्ड दिया गया हो तो उस कंडीशन में आपको WH वर्ड से बनाना पड़ता है कि WH वर्ड, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन यस या नो वाले तो रेयर चांसेस है कि आते ही नहीं है, फिर भी आ जाए तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। मेन बात है कि आपके WH वर्ड वाले जब भी आते हैं तो एक तो आप क्या चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको जो सेंटेंस होगा उस WH वर्ड में क्या कोई पर्टिकुलर उससे रिलेटेड कुछ वर्ड
आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि व्हाट है, तो व्हाट ये इस शब्द को यानी इस WH वर्ड को आप ये देखिए उसकी क्रिया से अटैच कीजिए। वो जो क्रिया से अटैच करेंगे हम अपने आप हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने बात की आई एट बनाना येस्टरडे, अब मैं पूछूं व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, एट यानी खाया, मैंने खाया, क्या खाया, बनाना, तो सिंपल सा है कि आपका ये रिमूव हो जाएगा। अब हमें पर्सन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि 3 कंडीशन होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, एसईएस या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अभी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, डिड लेनी है। वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। डिड लेनी है। उसके बाद आई आपका सब्जेक्ट था, मैंने आपको बता ही दिया कि आई यू में चेंज हो जाएगा, तो व्हाट डिड यू। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, तो व्हाट डिड यू ईट। उसके बाद बनाना हमने हटा दिया व्हाट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आ गया यस्टरडे, तो व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया, या तुमने कल क्या खाया। तो ऐसे आपके जो फ्रेमिंग क्वेश्चन होंगे, सॉरी आपके जो यस या नो वाले क्वेश्चन होंगे या WH वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके बनेंगे। अब मैं आपको इनको वन बाय वन आपके पूरे के पूरे रूल अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए बात करते हैं इसके बेसिक रूल्स के बारे में। मैंने रूल बताया आपको कि क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड सेंटेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, यानी वही पैटर्न फॉलो करेंगे। यानी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा होगा, और WH वर्ड होगा तो पहले WH वर्ड होगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा। अब जो इसके बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस प्रकार हमें कौन सा रूल यूज में लेना है। कि पहली बात जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए ऑब्वियसली उनमें यस या नो दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो हमें उनका यस या नो हटा देना है। तो यहाँ पे उससे पहले जो मैंने 2 रूल आपको बताए कि जो आपके मेन इंपॉर्टेंट रूल होते हैं कि यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो, क्योंकि हम पहले तो यही देखेंगे हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो तब हमें क्या यूज में लेना है। तो देखिए 2 कंडीशन है, यदि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी तो आप क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेंगे, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब आपके किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब न दी हो तो उस कंडीशन में आप हेल्पिंग वर्ब डू यूज में लेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस दिया गया हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेंगे, डस, और उसके साथ जो आपके एसईएस होगा हट जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, तो आप क्या यूज में लेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक तो आपका ये पैटर्न है कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती तो 3 कंडीशन होती है आपकी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, या एसईएस दिया जाता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक्चुअली होता क्या है कि यही सेम पैटर्न आपका डू पे, यानी डू डज डिड, ये जो तीनों मेन वर्ब का काम करती है, हैज हैव हैड पे भी ये काम करता है। मैंने यहाँ पे हैज हैव हैड समझाया है। देखिए अगर आपको अच्छी नॉलेज है वर्ब के बारे में तो आपको पता है कि डू जो होती है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। जब वो अकेले यूज में ली जाती है तो मेन वर्ब है। तो सेम पैटर्न वहां पे भी यही फॉलो करता है कि अगर आपकी सिंपल डू वर्ब दी गई है तो उस कंडीशन में आप डू के साथ डू यूज में लेंगे, डच के साथ डच प्लस डू यूज में लेंगे, जैसे मैंने आपको ये हैज हैव का एग्जांपल समझाया। अब देखिए हैज हैव जो होते हैं वो भी आपके मेन वर्ब ही होते हैं, ठीक है। अगर नहीं है समझ में आ रहा तो मैं भी आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, क्योंकि हैज हैव हैड जब ये अकेले यूज में लिए जाते हैं तो ये मेन वर्ब होते हैं। तो हैज जो होता है वो आपका एसईएस का काम करता है, हैव जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है, और हैड जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इस रूल को समझाना जरूरी समझा क्योंकि कई बार बच्चे क्या है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं फिर उसी को उठा के आगे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हैज अकेला होगा एज ए मेन वर्ब आएगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, और उसके साथ हम क्या यूज में लेंगे, हैव। ऐसे ही हैव दिया गया होगा मेन वर्ब के तौर पे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, और हम मेन वर्ब क्या यूज में लेंगे, हैव। ऐसे ही हैड अकेला दिया गया होगा तो डिड आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैं बात करूं जैसे आई हैव ए कार, तब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो यहाँ पे हैव आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसे मैं बात करूं आई डू माई वर्क, तो यहाँ पे डू आपकी क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, तो ये भी समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि कई जगह सिर्फ आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस या V2 वाला पैटर्न समझा दिया जाता है। अगर आप समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप इस पैटर्न से भी उस रूल को समझ जाओगे कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया डू या हैव, एसईएस का मतलब हो गया हैज या डज, और सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया डिड या हैड। लेकिन मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट हमें फिर भी ये समझ में आ गया लेकिन ये हैज वाला नहीं आया, तो फिर उसको हमें ऐसे एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम्पल समझिएगा। दूसरा हमारा रूल था प्रोनाउन चेंज वाला कि अगर आपका आई भी दिया गया हो तो हम किस में चेंज करेंगे, यू में। माई या और दिया गया हो तो हम किस में चेंज करेंगे, यो में। उसके बाद मी या से दिया गया हो तो इसको हम चेंज करेंगे यू में। अब देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए आपको, यहाँ पे हम इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहला रूल तो आप यही याद रखिए कि यस या नो जब भी होगा वो हटा दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की बात है। तो यहाँ पे हमने यस हटा दिया,
अब यहाँ पे देखिए, आपको पहली चीज तो वर्ब पता होनी चाहिए। ये कौन सी वर्ब है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो मैंने लिखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेंगे? डिड। आई दिया गया है, आई हम किस में चेंज करेंगे? यू में, डिड यू। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें क्या बनाना है इसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू सी ए लायन? क्या तुमने एक शेर देखा? तो आंसर क्या था? यस आई सॉ ए लायन। हाँ, मैंने एक शेर देखा। तो आप जब उसको चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन और आंसर है एक दूसरे से मिक्सअप मैच होगा। और आप अगर उसको जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे, डिड आई सी ए, क्या मैंने एक शेर देखा? हाँ, मैंने एक शेर देखा। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा अपने आप ही सिचुएशन, जो सेंटेंस की सेंस है वो ऑकवर्ड लगेगी आपको। नो शी डजंट नो मी, नहीं वह मुझे नहीं जानती। तो नो में नो हटा दिया आपने। डज नोट नो, तो यहाँ पे देखिए नोट मैंने बताया कि दोनों तरफ हो तो नोट हट जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? डज है, तो आपने यूज में ले लिया डज। अब यहाँ पे आपका प्रोनाउन ऑलरेडी अलग ही है, आई और वी यू को छोड़ के बाकी सब सेम रहते हैं। तो डज सी नो, डज सी नो। और यहाँ पे अब देखिए मी है तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? यू के अकॉर्डिंग। तो डज सी नो यू, क्या वह तुम्हें जानती है? तो आपका आंसर क्या था? नो सी डजंट नो मी, नहीं वह मुझे नहीं जानती। तो सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं यस आई हैव ए कार। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे हमने यस को हटा दिया, आई हैव ए कार। तो यहाँ पे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हैव के लिए हम क्या यूज में लेंगे? डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव। तो आप क्या लेंगे? डू यू हैव ए कार, डू यू हैव ए कार। तो सिंपल सा ऐसे बनाते हैं इसको हैज ए वाले को। अगर इसी की जगह मान लो मैं डज वाला कोई सेंटेंस ले लेता हूं कि सी डज माई वर्क, तो यहाँ पे देखिए जिनको पता है ना कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस यानी डू के साथ एस लगा हुआ है, ऐसे मान लीजिए। तो जब हम इस सेंटेंस को करेंगे कि यस सी डज माई वर्क, हाँ वह मेरा काम करती है, तो उस कंडीशन में आप इसका आंसर कैसे देंगे? इसका आंसर देंगे आप कि ये जो डज है यहाँ पे डज आ जाएगा। अब ये डज क्यों आया, यही चीज समझने की है भाई। ये जो डज है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का काम कर रहा है ये वाला। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब तो डज निकालेंगे, आपकी सब्जेक्ट क्या रहेगा? आपका सी। अब ये डज जो है किस में चेंज हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। डज सी डू माई की जगह आपका क्या आ जाएगा? योर वर्क। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डज लिखा, जैसे अगर मैं बात करूं हैज की बात करूं कि सी हैज ए कार, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख देता सी हैज ए कार, तब भी हम क्या यूज में लेते? डज सी हैव ए कार। तो एक तो ये हैज वाला कॉन्सेप्ट और एक डज वाला कॉन्सेप्ट, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे इस वाला कॉन्सेप्ट ही होता है। आपकी मेन वर्ब क्या होती है? डू और है होती है। तो जब आपका डज यूज, ध्यान से समझिएगा, जब आपका डज यूज में लिया जाता है अंदर हेल्पिंग वर्ब तौर के नहीं, मेन वर्ब के तौर पे, तो आपकी वो हेल्पिंग वर्ब भी डज बाहर निकल के आएगी और मेन वर्ब क्या रह जाएगी? डू। ऐसे ही जब आपका हैज लिया जाता है मेन वर्ब के तौर पे, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डज निकल के आएगी और हैव क्या जाएगा? मेन वर्ब के तौर पे आ जाएगा। इसके और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल है। यस आई डू माई वर्क, यस सी हैज ए कार, यस राम डज हिज वर्क। अब फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये डू हैज डज, ये जब भी किसी भी सेंटेंस में अकेले होते हैं ना, तो ये हमेशा मेन वर्ब होते हैं। तो डू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही इसका रूल होता है, और डज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही इसका रूल होता है। तो कई बार क्या है, स्टूडेंट्स इनको लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जाम में आता ना, पहली बात तो यस या नो का रूल एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो जनरली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएगा, क्योंकि वो इतना इजी नहीं आता कि आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होगी और आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लिया, चेंज कर दिया, सिंपल सोबर नहीं। आपका अगर कोई यस या नो से रिलेटेड कोई रूल आएगा तो फिर इसी टाइप का आएगा। अब समझिए इसको, मैंने बताया कि यस या नो तो आपको हटा देना है। तो नो वाले में तो क्या होता है, जनरली आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिलती है, इसलिए नो वाला तो ऐसा सेंटेंस इजी आएगा भी नहीं। बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया आई डू माई वर्क, तो ये डू आपकी कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या निकालते हैं? डू। तो ये हमने इस डू को नहीं लिया, हमने इस डू के लिए जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए, उस डू को बाहर निकाला। आई यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू में। तो डू यू, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू वाली एज इट इज रहेगी। तो डू यू डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम करते हो? तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे देखिए, यस सी हैज ए कार, हाँ उसके पास एक कार है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? ये हैज आपकी कौन सी वर्ब है? वर्ब की एस या ईएस का रूल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज में लेंगे? डज। अब डज क्यों लिया? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो एस लगता है, तो हैज है होती है हमारी वर्ब, तो हैव के साथ एस लगता नहीं, हम हैज यूज में लेते हैं। तो डज सी, और यहाँ पे हैज की जगह आप क्या यूज में लेंगे? हैव। डज सी हैव ए कार।
तो ये आपका सिंपल ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब तीसरा देखिए, यस राम डज हिज वर्क ऑन टाइम, हाँ राम अपना काम समय पे करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है राम। अब यहाँ पे डज देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे भी आपका डू के साथ यस लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यस का रूल है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज राम। अब यहाँ पे डज नहीं आएगा, ये डू के साथ यस लगा हुआ है, तो डज राम डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आपका रूल पे बिल्कुल पकड़ अच्छे से, तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस थे जिसमें सिंपल सा रूल होता है आपका कि यस या नो दिया गया उनको हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो नो वाला तो रेयर चांसेस है कि आपका आता ही नहीं है, क्योंकि नो वाले में आपका पैटर्न सिंपल होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी दी गई होती है। तो अगर आपके आएंगे तो यस वाले आएंगे तो वो भी आपका या तो हैज वाला रूल आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, सेकंड फॉर्म वाला, या डू डज वाला। तो इन रूल्स को जो मैंने आपको एग्जांपल करवाए इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम डब्ल्यूएच वर्ड की तरफ। देखिए अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड रूल डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं और किस डब्ल्यूएच वर्ड के साथ कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है या हटाया जाता है। तो जनरली देखिए सिंपल सा रूल तो ये कि जब आपका सेंटेंस दिया गया होगा तो आप उस डब्ल्यूएच वर्ड को उस क्रिया से अटैच कीजिए, वर्ब से अटैच कीजिए कि वो वर्ब उससे क्या मांग रही है, क्या पूछ रही है, वो अपने आप ही आपको वर्ड दिख जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जो हु दिया गया है उसमें हमेशा व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो सब्जेक्ट हटाया जाएगा, हुज में हमेशा किसका, किसके, किसकी, तो या तो कोई प्रोनाउन का पजेसिव केस होगा, तो ये प्रोनाउन का नहीं होता, एडजेक्टिव का होता है आपका माई और योर, इस टाइप के वर्ड होंगे ये हट जाएंगे। या ये एपस्ट्रफ एस दिया होता है जैसे राम्स बुक, तो राम्स वर्ड हट जाएगा। ये मैं यहाँ पे जो वर्ड लिखे मैंने ये रिमूवल है, यानी ये आपके सेंटेंस में से हट जाएंगे। हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो इसमें भी कोई व्यक्ति सूचक होता है, या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, इसको हटा देंगे। वैन में हमेशा क्या हटेगा, टाइम हटेगा। वेयर में क्या हटेगा, प्लेस हटेगी या स्थान हटेगा। वाई का मतलब होता है क्यों, इसमें कोई हमेशा रीजन पूछा जाता है तो जनरली क्या होता है सेंटेंस में कोई टू, बिकॉज, इफ ऐसे सेंटेंस ऐड करके आता है तो आपको वहां से आगे का हिस्सा हटा देना है। ये सब मैं आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा अभी। हाउ कम होता है कैसे, इसमें एडवर्ब, तो ये आपके जो एलवाई वाले वर्ड होते हैं ना, मैनर्स वर्ड्स होते हैं, स्लोली, हरीडली, क्विकली, ऐसे वर्ड होते हैं, तो एडवर्ब वर्ड आपको हटाने होते हैं। हाउ मच यानी कितना, इसमें क्वांटिटी वाले वर्ड हटते हैं आपके, जो मैंने मात्रा लिखा है। हाउ मैनी यानी कितने, इसमें संख्या, नंबर, आपके नंबर वर्ड जो होंगे, कितने बच्चे थे, कितने क्या थे, वो चीज। हाउ ऑफन कितनी बार, इसका मतलब कि कोई सेंटेंस में रिपीटेशन के बारे में होता है तो जनरली आपके ये वर्ड मिलते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे टाइप के वर्ड, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, तो वो वर्ड आपके हट जाएंगे। हाउ लॉन्ग कितनी देर से, ये भी आपका टाइम से रिलेटेड होता है तो जो टाइम रिलेटेड वर्ड होगा वो हट जाएगा। उसके बाद व्हाट में क्या होता है क्या, इसमें जनरली किसी वस्तु, स्थान, विचार के बारे में पूछा जाता तो वो चीज आपकी रिमूव हो जाएगी। विच का होता है कौन सा, कौन से, कौन सी, इसमें भी आपका सब्जेक्ट नाउन से रिलेटेड ही आता है, कौन सी किताब थी, कौन सा बच्चा शोर कर रहा था, तो ये चीज। अब यहाँ पे इनमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये जो आपके डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं इसमें ये विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, इनके साथ हमेशा जब भी आप कोई भी सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस बनाएंगे तो जो आपके आंसर में, यानी जो आपके क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए होंगे उनके साथ हमेशा वो नाउन वर्ड जो होता है वो बाहर निकल के आएगा। जैसे मैं बात करूं कि विच बॉय, ऐसे हाउ मच वाटर, हाउ मेनी बॉयज, ऐसे सेंटेंस है। तो चलिए इसको ढंग से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखिए। तो देखिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे मैंने आपके वही जो मेन डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं, जो टफ एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी वैन, वेयर, ये तो बहुत ईजी होते हैं कि वैन में टाइम हटाना है, वेयर में प्लेस हटानी है, तो मैंने आपके जो टफ एग्जाम्पल्स होते हैं वो लेने की कोशिश की है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पहला आपका है शी वाज क्राइंग बिकॉज शी वाज फेल्ड। तो आपके एग्जाम में ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड दे दिया जाएगा कि हमें वाई से बनाना है। तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि वाई का जो होगा वो वाई मीन क्या होता है क्यों, वह रो रही थी, वह क्यों रो रही थी। तो एक तो आपका रूल ये होता है कि आप आपके डब्ल्यूएच वर्ड को क्रिया से, वर्ब से अटैच कीजिए, क्वेश्चन अपने आप ही निकल के आ जाएगा कि वाई क्राइंग, क्यों रो रही थी, क्योंकि वह शी वाज फेल्ड, क्योंकि वह फेल हो गई थी। दूसरा मैंने बताया कि या फिर आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो ये समझिए कि जो मैंने आपको रूल लिखवाया कि वाई में क्या पूछा जाता है, रीजन, कारण, और आपके पास क्या मिलेगा, बिकॉज, इफ, टू, ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे या क्लोज से रिलेटेड मिलेगा। तो वो आपको पूरा का पूरा क्या कर देना है, रिमूव कर देना। तो यहाँ पे आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास इतना बचा, तो वाई वाज सी
क्राइंग। सिंपल सा है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये हमने पूरा का पूरा जो हमारा क्लोज था वो हटा दिया। वह क्यों रो रही थी? क्योंकि वह फेल हो गई थी। आई सा धुरंधर मूवी यस्टरडे। अब ये है कि देखिए विच मीन क्या होता है, कौन सा। अब मैंने बताया क्रिया से अटैच कीजिए, कौन सी देखी, क्या देखी, मूवी देखी। अब मैंने आपको रूल बताया कि विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी के साथ नाउन वर्ड बार आता है। तो यहाँ पे आएगा कौन सी मूवी देखी, धुरंधर मूवी देखी, इसको हटा दीजिए। तो विच मूवी। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लोगे आप, डिड। आई किस में चेंज हो गया, यू में, तो डिड यू सी या डिड यू वॉच। विच मूवी डिड यू सी। ठीक है, यहाँ पे वॉच आना चाहिए आपका, मैंने गलती से सी सा लिख दिया, तो डिड यू वॉच आएगा। ठीक है ना, मूवी वगैरह के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, वॉच यूज में लेते हैं। तो विच मूवी डिड यू वॉच। उसके बाद मूवी मैंने बताया ना कि नाउन वर्ड आपका बाहर आ जाएगा, और उसके बाद यस्टरडे, तो आपका यस्टरडे। सिंपल है, ये फिर से समझिए। देखिए विच मीन क्या होता है, कौन सा। तो मैंने बताया कि वर्ब से अटैच कीजिए, कौन सा देखा, क्या देखा, धुरंधर मूवी देखी। मैंने बताया कि नाम आपका हटा दिया हमने, और जो नाउन वर्ड होता है उसको बाहर लेके आते हैं। तो विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, कल तुमने कौन सी मूवी देखी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान फोकस आपका इस चीज में होना चाहिए कि हमने कौन सा वर्ड यूज में लिया और वो किससे रिलेट करता है। ही स्टोल राम्स बुक इन द क्लास। उसने कक्षा में राम इन द क्लास, उसने कक्षा में राम की किताब चुराई। अब यहाँ पे है कि हुज, किसकी चुराई, राम की चुराई। देखिए किसकी चुराई, राम की चुराई। किसकी चोरी की, राम की चोरी की, तो राम को हटा देंगे। तो हुज बुक, हुज बुक यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लिए, तो डिड। ही आपका एडजेक्टिव रहेगा। स्टोल की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्टील। हुज बुक डिड ही स्टील इन द क्लास, इन द क्लास। तो यहाँ पे भी देखिए रूल क्या था अपना कि हुज, हाउ मच, हाउ मेनी के साथ अगला नाउन वर्ड हमेशा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे बुक हमने बाहर ले लिए। चार ही वर्ड पे काम करता है आपका, हुज, विच, हाउ मच, हाउ मेनी। इसलिए मैंने सभी को में एग्जाम्पल में लिया है। सीता गोज टू टेम्पल डेली। सीता डेली स्कूल जाती है, सॉरी मंदिर जाती है। अब देखिए हु का एक रूल आपका विशेष है, बाकी जो आपके सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होता है। लेकिन हु में क्या होता है कि जब भी हम हु में सब्जेक्ट को हटाएंगे, हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए, रिमूवल के लिए यूज में ले जाता है। तो आपका एडिटिव आपके हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, वो पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे उतर के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सब्जेक्ट को हटाना है। तो हु गोज टू टेम्पल डेली। डेली मंदिर कौन जाता है, हमने क्या हटाया, सीता जाती है। बस याद रखिएगा, जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क लगना उतना ही जरूरी है जितना पूरा सोल्व करना। आई ड्रिंक 2 लीटर मिल्क डेली। हाउ मच, कितना। तो यहाँ पे देखिए जब क्वेश्चन की बात करें कितना लीटर मिल्क, तो हाउ आई ड्रिंक 2 लीटर मिल्क, तो ये आपका 2 लीटर यहाँ से हट जाएगा। तो अब आपका वर्ड क्या बाहर आएगा, हाउ मच मिल्क। आई के लिए आप क्या यूज में लेंगे, डू, और यहाँ पे आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये मिल्क को बाहर लिया, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। तो ये 3-4 वर्ड जो होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सी कम्स हियर ट्वाइस ए वीक। वह यहाँ सप्ताह में 2 बार आती है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया कि हाउ ऑफन, कितनी बार। मैंने बताया कि वंस, ट्वाइस ए वीक, ऐसे वर्ड हट जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हाउ ऑफन कम्स है तो आप क्या यूज में लेंगे, डज सी कम। हाउ ऑफन डज सी कम हेयर। वह यहाँ कितनी बार आती है, तो वह यहाँ सप्ताह में 2 बार आती है। तो ऐसे आपके जो एग्जाम्पल है, अब आपका वैन का रूल है या वेयर का रूल है, उसमें भी पर्टिकुलर कोई आपका क्या होता है, आपका कोई वैन यानी समय से रिलेटेड होता है, वेयर यानी स्थान से रिलेटेड। तो ऐसे आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो इनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इसी का जो हमारा सेकंड पार्ट है, टैग क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब बात करते हैं टैग क्वेश्चन की। टैग क्वेश्चन को हम पुछल्ला प्रश्न भी बोलते हैं, यानी जब आपका कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो उसके बाद जब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट के प्रोनाउन को नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट के तौर पे यूज में लिया जाता है, तो आपका टैग क्वेश्चन होता है। तो बात करते हैं इसकी रूल्स की, कि जब आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो आपका हमेशा जो टैग क्वेश्चन होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी आपका जो नेगेटिव टैग यूज में लिया जाएगा। और अगर आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो आपका जो टैग है वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव यूज में लिया जाएगा। तो टैग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अपन बोलते हैं पूछ के जैसे यूज में लिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड के तौर पे या क्वेश्चन सेंटेंस के तौर पे। अब बात करते हैं कि देखिए इसके कुछ पर्टिकुलर बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन के समझे डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग, वैसे इसके भी कुछ रूल्स होते हैं सब्जेक्ट के प्रोनाउन को लेके।
अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब का आपका सेम वही रूल है, दी गई है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी वही कंडीशन है डू डज डिड वाली, जो फर्स्ट फॉर्म ऐसी या सेकंड फॉर्म वाली है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी जाएगी, पहली चीज तो याद रखिए। जैसे डू नॉट, तो डू नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, डोंट, डजंट, हैवंट, सेंट, वॉन्ट, ऐसे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन, अगर ऑलरेडी प्रोनाउन है तो ठीक है, अदरवाइज सब्जेक्ट का प्रोनाउन। ऐसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसका प्रोनाउन, ये आपका पॉजिटिव टैग होगा। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा हम कैसे पता करेंगे। देखिए जनरली तो ये चीजें नॉर्मल सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ रूल मेंशन कर दिए कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई मैस्कुलिन पर्सन हो, यानी पुरुष जाति संबंधित हो, तो आप क्या यूज में लेंगे, ही। अगर फेमिनिन है तो आप क्या यूज में लेंगे, सी। अगर आपको कोई प्लूरल नाउन है तो उस कंडीशन में आप क्या यूज में लेंगे, दे। अगर किसी कंट्री का नेम है, कंट्री के नेम के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा सी यूज में लिया जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के लिए हम सी यूज में लेंगे। उसके बाद बात करते हैं, यहां से देखिए कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए गए आपके एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, तो इन सब के लिए आप क्या यूज में लेंगे, सब्जेक्ट का प्रोनाउन दे। कोई एनिमल, कोई जानवर या कोई वस्तु का जिक्र है तो आप सब्जेक्ट क्या यूज में लेंगे, इट। तो ये तो हो गया आपके प्रोनाउन के रूल। उसके बाद मैंने बताया कि भाई नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव का जनरली आपको बताया भाई हमें नो या नोट दिख जाता है, फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट के जैसे दिखते हैं, लेकिन जब वो यूज लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन टैग होगा हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो ये वर्ड आपके नो, नेवर, नथिंग, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू। यहाँ पे देखिए फ्यू और ए फ्यू, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्यू लिखा है, लिटिल। ये जो वर्ड्स दिए जाएंगे तो इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव ही बनेगा। अगर ये वर्ड दिए गए हो, सेंटेंस आपको लगे कि सिंपल दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि जब भी किसी सेंटेंस में हमें यूज में लेना पड़ जाए कि आपका कोई सेंटेंस हो जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज में ली गई है एम, जैसे आई एम प्लेइंग, तो हम कभी भी एम नोट को एम नोट के रूप में नहीं लिखते, हम इसको हमेशा किस में लिखेंगे, आरंट के रूप में, यानी एम नोट कभी भी नहीं लिखा जाता। तो एक तो मेन पॉइंट आपका ये है। ऐसे ही बाकी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डिड नोट लिखा तो डिडंट मिला के लिख देते हैं, हैज नोट लिखा तो हैजंट मिला के लिख देते हैं, लेकिन विल नोट जो होता है वो विलंट नहीं होता, वो हमेशा वोंट होता है, WON, और ये आपका एपिस्ट्रफ SOT। ऐसे ही सेल नोट जो होता है वो सेलेंट नहीं होता, क्या होता है, सेंट होता है। तो ये तीन वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब जो है इनकी भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। कभी भी एम नोट नहीं लिखा जाता आई के साथ, फिर आपका आरंट आई ही यूज में लिएगा, मतलब जब भी आप चेंज करेंगे तो आरंट ही हो जाता है। ऐसे ही सेल नोट होगा तो वो सेंट में लिखा जाता है, सेलेंट में नहीं लिखा जाता। विल नोट है तो वोंट में। तो इनके एग्जाम्पल में भी आपका एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। देखिए अब समझते हैं सारे एग्जाम्पल से। ही प्लेज वेल, अब यहाँ पे देखिए सबसे, उसके बाद देखिए हमारा है आई एम लेट, तो यहाँ पे आई एम लेट, अब ये पॉइंट आपको समझने का, देखिए इसलिए मैंने आपको सेंटेंस यूज में लिया कि अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम एम नॉट आई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आरंट आई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने का है कि जब भी एम नोट की सेंस आए लिखने की तो वहां पे एम नोट नहीं लिखा जाता, हमेशा आरंट यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी हैज नथिंग, तो हैज यहाँ पे आपका वही रूल है जो मैंने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन में बताया था, हैज है तो यानी डज की सेंस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डजंट। लेकिन वन सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपका क्या वर्ड दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, डज सी। अब ये ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन नथिंग जो वर्ड है वो नेगेटिव है, इसलिए आपका पॉजिटिव ये बना, तो डज सी। उसके बाद है राम विल डांस हियर, तो यहाँ पे देखिए विल है, डांस है, तो विल का आपका क्या हो जाएगा, वॉन्ट, WO, और यहाँ एपिस्ट्रोफ S, तो वॉन्ट, राम के लिए आपका क्या आ जाएगा, ही, तो वॉन्ट ही। उसके बाद फ्यू पीपल, अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड मैंने आपको बताया, तो कुछ ही लोग आए यानी न के बराबर आए, केम सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या यूज में लेंगे, डिड, डिडंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी फ्यू पीपल है नेगेटिव वर्ड आपका, तो आप क्या यूज में लेंगे, डिड, दे। ये जो वर्ड आपका ये नेगेटिव सेंस दिखाता है, इसलिए हमने इसका क्या बनाया, पॉजिटिव, और पीपल के लिए हमने क्या यूज में लिया, दे यूज में लिया। ऐसे ही एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है, तो ये आपका सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एवरीवन के साथ क्या यूज में लिया गया, इज, लेकिन मैंने आपको बताया कि एवरीवन के लिए हम नाउन क्या यूज में लेते हैं, दे, तो आप क्या यूज में लेंगे, आरंट दे, आरंट दे। तो ये एवरीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी, इनके लिए, इनके साथ जब पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज में आती है, लेकिन जब हम इनका प्रोनाउन यूज में लेंगे तो वो आपका क्या यूज में आएगा, दे यूज में आएगा।
नोबडी लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। नोबडी नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव बनेगा। तो डू, अब डू क्यों आया, यहाँ पे देखिए लाइक्स है लेकिन नोबडी के लिए हम प्रोनाउन यूज में क्या लेंगे, दे, तो क्या आ जाएगा आपका डू दे। ऐसे लिटिल वाटर, अब लिटिल देखिए नेगेटिव वर्ड है तो इसका पॉजिटिव बनेगा। वाटर के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज में लेंगे, इट, तो आप क्या यूज में लेंगे, इज इट, ठीक है। और इसी को मैंने दोबारा लिया कि ए लिटिल वाटर इज लेफ्ट, तो ए लिटिल आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। लिटिल जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है, ए लिटिल पॉजिटिव, तो ए लिटिल वाटर है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, इजंट इट, इजंट इट। तो ये ऐसे जरा थोड़ा थोड़ा सा रूल आपको जरा जरा सा ध्यान रखने की बात है। देयर इज ए प्रॉब्लम, जहां पे सब्जेक्ट इट या देयर दिया गया हो तो वहां पे वही सब्जेक्ट होते हैं, तो सिंपल है ये, तो इजंट देयर, इजंट देयर। अगर देयर वर्ड आपको सब्जेक्ट के तौर पे दिखाई दे तो आपका प्रोनाउन भी देयर का देयर ही रहता है। ऐसे इट दिखाई दे तो इट का इट ही रहता है। दिस दैट वगैरह के लिए भी आपका इट वगैरह यूज में लिया जाता है। तो ये आपके थे नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट के टैग क्वेश्चन। अब हम एक रूल और हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, उस पर बात और करते हैं। देखिए टैग क्वेश्चन में आपका एक रूल और आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, तो टैग आपका बनेगा विल यू, ठीक है। प्लीज काइंडली से शुरू तो भी आपका टैग बनेगा विल यू। तो ये आपका विल यू वॉन्ट यू दोनों ही चलते हैं, तो आप तो विल यू याद रखिएगा। डोंट वाला नेगेटिव होता ही है तो विल यू आ जाएगा। लेट अस या लेट अस, लेट्स या लेट अस, इससे शुरू होगा तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, ये सेल वी से बनेगा। बाकी आपके कोई रूल्स एक्स्ट्रा होते नहीं है, कोई आपके ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो हम क्या बोलते हैं, क्या तुम खोलोगे या नहीं खोलोगे, तो आप यहाँ पे विल यू, और अगर विल यू नहीं लिख सकते तो आप वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये रूल चलता है, विल यू या वॉन्ट यू, क्योंकि ये सेंटेंसेस हमेशा सामने वाले को बोले जाते हैं। सामने वाला हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, तो आप विल यू यूज में लीजिए या वॉन्ट यू। ऐसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो विल यू, क्या तुम करोगे, तो विल यू आ जाएगा। उसके बाद डोंट है तो आपका ऑब्वियसली विल यू ही बनेगा। उसके बाद ये लेट्स हो या लेटस हो, इसमें जैसे लेट्स प्ले देयर, तो ये क्या होता है, सजेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं आपके। इनमें क्या सजेस्ट किया जाता है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, शैल वी। तो लेट्स प्ले देयर, आओ वहां खेलें, तो शैल वी, क्या हम खेलेंगे। या फिर लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ घूमने चले, तो आप क्या यूज में लेंगे, शैल। इसका सेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के होते थे, ठीक है। ये मैंने आपके पूरे के पूरे जो आपके सारे के सारे आपके फ्रेमिंग क्वेश्चंस, आपके टैग क्वेश्चंस, जो भी आपके रूल्स थे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैंने इस पूरे एक वीडियो में सारे के सारे मैंने कवर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास इससे रिलेटेड वीडियो और इनका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के बारे में जानने के लिए, ग्रामर के कंप्लीट सेशन को कंप्लीट करने के लिए, ग्रामर को अच्छे तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।